वेलकम टू एग्री ज्ञान मंच। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू एग्री ज्ञान मंच। और आज हम फिर से सेट नंबर तीसरा लेके आए हैं और आज हम करेंगे सेट नंबर तीसरा। पहले हमने 107 पर छोड़ दिए थे, अब हम 108 से चालू करेंगे। चलो, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा से क्या हो रहा है? ताजमहल कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। ताजमहल का कलर उड़ रहा है। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो एक ग्रास इकोसिस्टम क्या है? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। क्या है? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोला जाता है। निम्न में से कौन सा उर्वरक मृदा अम्लीयता है? तो मृदा में अम्लीयता बढ़ाता है। कौन सा उर्वरक है? तो ये यूरिया हो जाएगा। मृदा में अम्लीयता कौन सा बढ़ाता है? तो यूरिया मृदा में अम्लीयता बढ़ाता है। कृषि उपज को सर्वाधिक नुकसान होता है। सर्वाधिक नुकसान किससे होता है? खरपतवारों से होता है। ऐसा नहीं है कि कीटों से ना हो, चूहों से ना हो, बीमारियों से हो, लेकिन इन सब में सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? खरपतवारों से। खरपतवार क्या करते हैं? पौधों का पोषण ले लेते हैं, जिससे पौधों को पोषण नहीं मिल पाता, वो उत्पादन अच्छा नहीं कर पाते हैं। शाकाहारी जीव आते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। मांसाहारी जीव आते हैं द्वितीय पोषण, जबकि शाकाहारी जीव किस में आएंगे? प्रथम पोषण में। और उत्पादन में उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक में आते हैं। स्वतंत्र रूप से नेत्रजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण। स्वतंत्र रूप से बैक्टीरिया कौन? एजोटोबैक्टर। ये क्या करता है? स्वतंत्र रूप से नेत्रजन का स्थिरीकरण करता है। नेत्रजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर जमीन में स्थापित करना। कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन सी नहीं है? तो हरित गैस अमोनिया नहीं है। कौन सी नहीं है? अमोनिया। हरित गैस में मीथेन आ जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। ये सब ये क्या है? ये हरित गैस है, जबकि अमोनिया हरित गैस नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र का कार्बन पदार्थ है। पारिस्थितिक तंत्र का कार्बन पदार्थ क्या है? प्रोटीन। पारिस्थितिक तंत्र का कार्बन पदार्थ क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? पारिस्थितिक तंत्र का कार्बन पदार्थ है। जल जनित बीमारी का उदाहरण। जल जनित बीमारी कौन सी होती है? हैजा। हैजा क्या होती है? जल जनित बीमारी है। रेपसीड एवं सरसों के फल को वैज्ञानिकली कहते हैं। रेपसीड के फल को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक रूप से क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिलिकुआ। क्या बोला जाता है? सिलिकुआ। रेपसीड और सरसों के फल को सिलिकुआ बोला जाता है। गेहूं की बुवाई की उचित गहराई रखते हैं। गेहूं की बुवाई की उचित गहराई क्या रखते हैं? 3 से 5 सेंटीमीटर। गणगौर GNG 1581 किस फसल की किस्म है? तो एक किसकी है? ये चने की है। क्या बोलेंगे इसको? चने की। भारत में गन्ने से शर्करा की रिकवरी का प्रतिशत। भारत में जो गन्ना होता है उससे शर्करा कितने प्रतिशत शर्करा होता है? तो 8 से 10%। यदि मान लिया जाए 100 किलो गन्ना है, कितना है? 100 किलो गन्ना है, तो हमारा 8 से 10 किलोग्राम उससे क्या होगा? चीनी का उत्पादन होगा। इससे रिकवरी उत्पादन बोलते हैं। 6 कतार वाले जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो होडियम बलगेर। क्या बोलते हैं? होडियम बलगेर। 6 कतार वाले जौ का वानस्पतिक नाम है। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है? देखो, सकरी पत्ती के लिए आइसोप्रोटोजोन उपयोग किया जाता है, जबकि चौड़ी पत्ती के लिए कौन सा? मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मेटासल्फ्यूरॉन इथाइल। चौड़ी पत्ती के लिए हम लोग इमेजा थाइपर का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इमेजा थाइपर का प्रयोग हम गेहूं में नहीं करते हैं। इमेजा थाइपर का उपयोग हम किस में नहीं करेंगे? गेहूं में। सल्फोसल्फ्यूरियम का उपयोग हम गेहूं में करते हैं, लेकिन ये सकरी पत्ती के लिए किया जाता है, जबकि चौड़ी पत्ती के लिए मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल का उपयोग किया जाता है। इसबगोल में कौन सा भाग सर्वाधिक वाणिज्य मूल्य है? देखो, इसबगोल क्या है? इसबगोल एक औषधीय पौधा है। इसका औषधीय रूप से बहुत महत्व है, लेकिन इसका कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है? तो इसकी बीज की भूसी उपयोग में ली जाती है। इसबगोल की क्या? बीज की भूसी उपयोग में ली जाती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल चना है, जबकि आपने देखा होगा सर्वाधिक उत्पादन भी MP में किसका होता है? सोयाबीन का होता है, लेकिन चना भी बहुत अधिक होता है। अधिकतर लोग कौन सी फसल पद्धति अपनाते हैं? गेहूं
और चना, गेहूं और चना, गेहूं के बाद गेहूं या चना क्या बोलते हैं, या तो वो गेहूं बोएंगे या चना बोएंगे। फसल चक्र अपनाते हैं। सबसे अधिक प्रचलित फसल चक्र कौन सा है, गेहूं और चना का। ठीक है। GC3 और GC4 इनमें से किसकी किस्म है, GC3 और GC4 किसकी किस्म है, ये जीरे की किस्म है। और जीरा सर्वाधिक कहाँ होता है, राजस्थान में, राजस्थान में जीरा होता है। राष्ट्रीय कार्बनिक खेती फेडरेशन IFOAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972। जैविक खेती में निम्नलिखित में से किसकी रिकमेंडेशन नहीं की जाती, सीवेज एवं स्लज का उपयोग। सीवेज एवं स्लज क्या होता है, जो हमारे मल मूत्र से जो खाद बनता है उसको सीवेज, या नालियों से उसको, इसका उपयोग जैविक खेती में रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। चारागाह भूमि पर बहुवर्षीय कष्ट प्रजाति को उगाने की विधि जानी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, वन चारागाह पद्धति। क्या बोलते हैं, वन चारागाह पद्धति। एलिया वीड कौन सा है, एलियन बीड, यानी एलियन बीड मतलब खरपतवार कौन सा है, तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको क्या बोलते हैं, एलिथियन बीड बोलते हैं। निम्न ICAR के संस्थापकों में से कौन सा त्रिवेंद्रम में स्थित है। ये सब किसके हैं, ICAR ने स्थापित किए हैं। और इनमें से कौन सा है, CTCRI, ये कहाँ है, त्रिवेंद्रम में स्थित। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, ये त्रिवेंद्रम में स्थित। त्रिवेंद्रम कहाँ है, केरल में। जबकि CPCRI क्या है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, कासारगोड, केरल। ठीक है। इसके बाद क्या है, CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। और CPRI क्या है, CPRI कहाँ है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कुफरी, शिमला। आगे चलते हैं। निम्न में से किस फसल में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग किस में नहीं हो रहा है, तो गेहूं में नहीं हो रहा है। गेहूं में संकर ओज का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है। भारत राजस्थान में उगाई जाने वाली सरसों की प्रमुख प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेस्किया झुनसिया, ये राजस्थान में उगाई वाली सरसों की प्रमुख प्रजाति है। सर्वाधिक सरसों होती कहाँ है, सर्वाधिक सरसों होती भी राजस्थान में। गन्ने की प्रमुख उगाई जाने वाली जातियों की संख्या, तो कितनी है, गन्ने की प्रमुख 3 प्रजातियां उगाई जाती हैं। गन्ने की 3 प्रमुख प्रजातियां कौन, सेकेरम ऑफिसिनम, सेकेरम बारबेरी और सेकेरम साइनेंसिस। सरसों के बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, तो ये प्रति हेक्टेयर होती है 4 से 5 किलो। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो मल्टी स्टोरेज क्रॉप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरेज, मतलब अलग अलग ऊंचाई की फसलों को उगाना क्या कहलाता है, मल्टी स्टोरेज क्रॉप कहलाता है। मल्टी स्टोरेज को हम लोग मल्टी स्टोराइड क्रॉप, इसको हम क्या बहुमंजिली क्रॉप भी बोलते हैं। पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है, तो पैराक्वाट किस में आता है, आवर्णात्मक शाकनाशी। हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था कि पैराक्वाट, डाइक्वाट और एक और कौन सा है, वो आप कमेंट में लिखेंगे। पैराक्वाट, डाइक्वाट, ये क्या है, आवर्णात्मक शाकनाशी, जबकि वर्णात्मक शाकनाशी में बाकी सभी वर्णात्मक शाकनाशी में आ जाते हैं। आवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं, इनको खाली मैदानों में उपयोग किया जाता है। जो भी खरपतवार होता है सबको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वह खरपतवार जिसमें औषधीय गुणता पाई जाती है, औषधीय गुणता, तो कौन सा खरपतवार है, ट्रोफिसिया परप्यूरियम। इसमें क्या पाई जाती है, औषधीय गुणता, मतलब औषधीय रूप से गुण पाए जाते हैं इसमें। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा की कौन सी क्रांतिक अवस्था है, खरीफ दलहनी फसलों में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा कौन सी क्रांतिक अवस्था है, तो 15 से 30 दिन खरपतवार प्रतिस्पर्धा, मतलब इस टाइम खरपतवारों
और फसलों में भोजन के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। मोथा का वंशकाल चलता है। मोथा का वंशकाल कितना चलता है? देखिए, एक चीज़ ऊपर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरीफ के लिए तो खरपतवार प्रतिस्पर्धा 15 से 30 दिन है, जबकि रबी में कितनी है? फसल बुवाई के 30 से 45 दिन तक चलती है। मोथा साइप्रस रोटेंडस का वंशकाल चलता है, मतलब इसका आगे प्रवर्धन किससे होता है? बीज से होता है, तने के टुकड़े, बल्ब से, गांठों से। तो इसका प्रवर्धन किससे होता है? गांठों से होता है। किसका? मोथे का, गांठों द्वारा। गांठा मोती के तने का रूपांतरित है। यह ट्यूबर्स द्वारा मोती का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। दीर्घ स्थायित्व, लॉन्ग परसिस्टेंस वाला शाकनाशी है। तो कौन सा है? 2,4-D। ये लंबे समय तक किसमें? खेत में पड़ा रहता है। 2,4-D शाकनाशी का अवशेष खेत में 3 से 4 सप्ताह तक रहता है तथा ट्राइजिन का रिड्यूस प्रभाव खेत में 1 से 2 वर्ष तक रहता है। एट्राजिन होता है, सेमाजिन होता है, इनका भी क्या रहता है? 1 से 2 वर्ष तक रहता है। रूखड़ी खरपतवार किस फसल का सेचर परजीवी खरपतवार है? तो रूखड़ी किसका है? ये बाजरे का है। रूखड़ी किसका है? बाजरे का। एस्पोडेलस टेनुफोलियस प्याजी, जिसको प्याजी बोलते हैं, किस मौसम में उगने वाला खरपतवार है? तो ये किस मौसम में उगता है? रबी के मौसम में उगता है। कौन से मौसम में उगता है? फेलेरिस माइनर मुख्य खरपतवार है। तो एक किसका है? हम सब जानते हैं, गेहूं का मामा के नाम से इसको बोलते हैं। ये गेहूं का मुख्य खरपतवार है। इसको गेहूं का नकलची खरपतवार भी बोलते हैं। ओक के बीजों का प्रवर्धन किससे होता है? ओक के बीजों का प्रवर्धन किससे होता है? कोसोम से होता है। चिनपोडियम मुरेला किस ऋतु का खरपतवार है? और ये मुरेला किस ऋतु का है? तो ये रबी ऋतु का है। प्रभावी खरपतवार नियंत्रण हेतु दलहन में फ्लूक्लोरीन देने की विधि है। तो एक क्या देते हैं? फ्लूक्लोरीन कब देते हैं हम? प्री प्लांटिंग मतलब प्लांटिंग से पहले, पेड़ लगाने से पहले ही इसको दिया जाता है। खरपतवार नाशी रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्नलिखित खतरनाक विकृति उत्पन्न हो सकती है। क्या विकृति उत्पन्न हो सकती है? तो भूमि में खरपतवार रसायन के लगातार लंबे समय तक प्रयोग करने से निम्नलिखित खतरनाक विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो भूमि में ऐसी विकृति उत्पन्न हो सकती है कि उसमें फिर आगे पौधे ना लगें या वो बंजर भी हो सकती है। शाकनाशी रसायन जो खरपतवार नष्ट करने हेतु उपयोग किए जाते हैं को कहते हैं शाकनाशी रसायन। देखो, नीमेटोसाइड, फंजीसाइड, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको हम पेस्टिसाइड में रखते हैं। जबकि खरपतवार नाशी को शाकनाशी भी बोलते हैं, वीडीसाइड भी बोलते हैं। फंजीसाइड का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? रोगों के लिए किया जाता है। निमेटिसाइड का हम उपयोग करते हैं, नीमातोड़ के लिए करते हैं निमेटिसाइड का उपयोग। निम्नलिखित में धान का हुबाऊ खरपतवार यानी मिमिक्री खरपतवार कौन सा है धान में? तो इसका बोलेंगे इकाइनोकोलस कोलोनम। ये क्या है? ये धान का हुबाऊ मिमिक्री खरपतवार है। लघु किसानों द्वारा प्रयुक्त निंदानाशी औजार है। वीडीसाइड टूल यानी बीड़ों को खत्म करने वाला निंदानाशी, इसको बोलते हैं हेड होई। क्या बोलते हैं? हेड होई। निम्न खरपतवारों जो ग्रेमनी कुल से संबंधित, ग्रेमनी कुल से कौन सा खरपतवार संबंधित है? सोरगम हेल्फेंस। यह ज्वार का फसल का नकलची खरपतवार है जो बरू या जॉनसन घास के नाम से भी जाना जाता है, सोरगम हेल्पेंस। निम्न खरपतवारों में कौन सा मृदा नेत्रजन में वृद्धि करता है? मृदा नेत्रजन में वृद्धि कौन सा करता है? तो मेलिलोटस इंडिका। ये क्या करता है? ये मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। यह लेगुमिनेसी कुल का खरपतवार है जिसकी जड़ों में लेग हीमोग्लोबिन की गांठें होती हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसमें वातावरण
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। धान की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में होती है? धान की उत्पादकता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये पंजाब में होती है। कहाँ होती है? पंजाब में। धान उगाने के अपरंपरागत नॉन ट्रेडिशनल क्षेत्र में कौन आता है? तो एक कौन आएगा? पंजाब और हरियाणा। स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंध है? स्टीवेशन स्क्रीन किससे संबंध है? तो स्टीवेशन स्क्रीन एग्रोमेट्रियोलॉजी से संबंध है। किससे? एग्रोमेट्रियोलॉजी, मौसम विज्ञान से। बादलों के आवरण को मापने की इकाई, बादलों के आवरण को मतलब बादलों की थिकनेस यानी मोटाई को किससे मापते हैं? हम ओक्टा से मापते हैं। किससे मापते हैं? ओक्टा से मापते हैं। निम्न में से कौन सी फसल पोएसी कुल की नहीं है? पोएसी कुल की नहीं है। पोएसी कुल क्या होता है? ग्रेमनी कुल को पोएसी कुल बोलते हैं। इसमें अलसी नहीं आती है। अलसी क्या है? दूसरे कुल की। नेपियर घास, गन्ना, पैरा घास, ये सब ग्रेमनी कुल से आते हैं। अलसी कौन से कुल से आती है? अलसी लाइनेसी कुल का तिलैनी पौधा है। द्विवर्षीय फसल का उदाहरण है। द्विवर्ष यानी जिसमें पहले मौसम में तो वो क्या करता है? अपनी वानस्पतिक वृद्धि करता है और दूसरे मौसम में फल देता है। इसको द्विवर्षीय बोलते हैं हम। ये चुकंदर है। क्या है? चुकंदर। तो आज का हमारा यहाँ ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही आगे वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था। अब हम प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे 4 अगली वीडियो में। दोस्तों, आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि हम लोग 10 या 15 मिनट में कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जबकि हम किसी और क्लास से इतना कवर नहीं कर पाते। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपना प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।